हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। थर्ड टूल ऑफ 7 क्यूसी टूल्स, हिस्टोग्राम। चूंकि हिस्टोग्राम में भी बार चार्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है दूसरे नॉर्मल बार चार्ट की तुलना में। यह चार्ट किसी भी प्रोसेस के डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन में एक तरह का फैक्टर ही यूज किया जाता है, जबकि यूजुअली बार चार्ट में दो वेरिएबल का कंपैरिजन होता है। इसे हम 7 क्यूसी टूल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है किसी स्पेसिफाइड रेंज के अंदर यह वैल्यू कितनी बार आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं परेटो चार्ट एक हाईलाइटिंग टूल है, स्ट्रेटिफिकेशन डिवाइडिंग टूल है। उसी तरह से हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टूल को दर्शाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम टूल का इस्तेमाल या इसका यूज कब किया जाता है। इस टूल का इस्तेमाल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के स्टडी के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हम जानते हैं कि डाटा में हमेशा वेरिएशन तो होते ही हैं और हर एक वेरिएशन का एक पैटर्न होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए करते हैं। साथ ही प्रोसेस के मीन वैल्यू को इन्वेस्टिगेट और फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं। इसे हम डिग्रीज के वेरिएशन को फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और हमें जिसमें भी इम्प्रूवमेंट करना होता है उसके मेन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने में भी हम लोग करते हैं। डिफेक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स को फाइंड आउट करने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम हिस्टोग्राम के यूजेस और रिजल्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसका इस्तेमाल हम लोग प्रोसेस को एनालाइज करने में करते हैं। डिग्रीज ऑफ वेरिएशन को फाइंड आउट करने में इसको इस्तेमाल करेंगे, और प्रोसेस के मीन वैल्यू को एग्जामिन करने में हम लोग इसको यूज करेंगे। आइसोलेटेड या एक्सट्रीम वैल्यू के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को और स्कोप ऑफ डिफेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं हिस्टोग्राम को प्रिपेयर करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहला पॉइंट है, डाटा सैंपल को हमें कलेक्ट करना है, जो कि 50 to 100 या ज़्यादा भी हो सकता है। ये प्रोसेस के कॉम्प्लेक्सिटी पर या साइज पर डिपेंड करता है। आप ज़्यादा सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो तो। कंप्यूट द रेंज लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच के डिफरेंस को लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम लोग रेंज क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को नंबर ऑफ एक्सटर्नल ग्रुप्स को डिसाइड करना है, जिसमें हर एक इंटरवल के साइज को एक्स एक्सिस में रखना है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल या लेस हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर रूट से। यानी अगर आपके पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं किसी सैंपल का, तो आपके पास 10 ग्रुप होने चाहिए। यानी 100 का 10 है तो 10 ग्रुप चाहिए। हालांकि यह रिजिड रूल नहीं है, फिर भी अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू आता है। इंटरवल को एक्स एक्सिस में असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज करते हैं, और हर एक ग्रुप में ऑब्जर्वेशंस यानी फ्रीक्वेंसी के नंबर को नोट करते हैं। अब आपके पास डाटा आ गया है, तो स्केल ऑफ ग्रुप को एक्स एक्सिस में, ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। ये जो बार ड्रॉ हुआ है वो ग्रुप के फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी कर सकते हैं और किसी कंक्लूजन पर भी पहुंच सकते हैं। हम लोग हिस्टोग्राम को एक्सेल की मदद से ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से। लेकिन इससे पहले हम हिस्टोग्राम के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को विस्तार से समझ लेते हैं ताकि आगे हमें आसानी हो। तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के आधार पर हिस्टोग्राम के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट, सिमेट्रिक यूनिमोडल, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए इसे हम यूनिमोडल कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एक सिंगल पीक है। यह ऑलमोस्ट सिमेट्रिक होता है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ
सिमिलर पैटर्न होता है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक पैटर्न को। तो ये यूनिमॉडल पैटर्न नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिक है, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही तरफ सिमिलर पैटर्न है। ये अगला पैटर्न है स्क्यूड राइट। इसका मतलब है वैल्यू राइट की तरफ गिरते हुए क्रम में है, यानी फॉलिंग टू राइट साइड। इसमें टेल राइट साइड की तरफ है, इसलिए इसे स्क्यूड राइट कहा जाता है। स्क्यूड लेफ्ट, इसमें टेल लेफ्ट की तरफ है, मतलब जब टेल राइट साइड की तरफ है तो उसे स्क्यूड राइट कहेंगे, और जब लेफ्ट की तरफ हो तो उसे स्क्यूड लेफ्ट कहेंगे। अगला बाई मॉडल है। इसमें दो पीक हैं, एक पीक यहाँ है और दूसरा यहाँ ऑलमोस्ट 80-90 के आसपास है, मतलब राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, इसे बाई मॉडल कहेंगे। और मल्टी मॉडल जब हमारे पास बहुत सारे या मोर देन 2 पीक्स हों, ये आप देख सकते हैं 2 से ज़्यादा पीक्स हैं, तो ये मल्टी मॉडल कहे जाएंगे। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स के बारे में यह कह सकते हैं कि पैटर्न्स पीक के कारण डिवाइड किए जाते हैं, जैसे यूनी मॉडल, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल। जैसा कि हमने देखा सिमेट्री में डिवाइड करते हैं, जैसे सिमेट्रिक एंड स्क्यूड। अगर टेल राइट में हो तो राइट स्क्यूड, और अगर लेफ्ट में हो तो लेफ्ट स्क्यूड। जब हम सिमेट्रिक मॉडल हिस्टोग्राम में लाइन को प्लॉट करते हैं तो ये बेल की तरह शेप बनाता है, यानी कर्व यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और पीक मिडिल में बनता है। और डिस्ट्रीब्यूशन का कम्युलेटिव कर्व एस शेप में बनता है, मतलब अगर हम लाइन बनाते हैं सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए तो बेल बनता है। बिल्कुल बेल शेप तो नहीं होता, पर ऑलमोस्ट बेल शेप का ही होता है, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम कम्युलेटिव कर्व को बनाते हैं तो इस फॉर्म में होता है, मतलब एस के आकार का, ये एस के आकार का कर्व बनता है। अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखते हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है? कर्व ऐसा दिखता है, ये मीन है और सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू इस मीन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनता है। यह तब तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाता जब तक कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता, जैसे मीन, मीडियन एंड मोड सेम होने चाहिए। तो ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और ये परफेक्टली सिमेट्रिकल होना चाहिए। इस बेल कर्व के अंदर टोटल एरिया का 99.7% डेटा कैप्चर होना चाहिए, और वो मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर होना चाहिए। बहुत से फिनोमिना जैसे टेम्परेचर इन जनवरी ऑफ इंडिया और हाइट ऑफ द पीपल, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का उदाहरण है। तो इसका मतलब यह है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा कि हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में देखा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकूं, और इसे आप फिर से पीछे जा कर के भी देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो अगले QC टूल में हम फिर मिलेंगे। आपसे ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, ताकि इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को लेकर आ सकूं। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे एक्सेल की मदद से, और वो भी मैं स्क्रैच से। यानी अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं कि ये हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सैंपल डेटा। ये हमारा सैंपल डेटा है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मिनिमम हम लोग 100 ऑब्जर्वेशंस लेंगे। वैसे हम लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर 100 ऑब्जर्वेशंस के साथ जाएंगे। तो ये हमारा सैंपल डेटा है। तो आइए हम लोग उसे
मैक्सिमम, मिनिमम और उसके रेंज को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटरवल्स को निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, नंबर ऑफ इंटरवल्स अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के हम लोगों को लेना है। इसका मतलब क्या था, अगर हमारा ऑब्जर्वेशंस 100 है तो उसका स्क्वायर रूट हमारा नंबर ऑफ इंटरवल्स होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारा 100 ऑब्जर्वेशंस है, ये हमारा 100 ऑब्जर्वेशंस है, तो इसका स्क्वायर रूट, अगर हम 100 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये हमारा 10 आता है, तो हमारा 10 इंटरवल्स होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला की मदद से यहाँ पुट करेंगे। तो आइए कैसे करते हैं। कॉज मैक्स, इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। अब सेम तरह से मिनिमम वैल्यू को भी लेते हैं, कॉज मीन ब्रैकेट क्लोज, देन पूरे डाटा को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू भी आ गया। अब इन दोनों के बीच के रेंज को निकालते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ये हमारा रेंज आ गया। अब हम देखते हैं कि रेंज नंबर ऑफ इंटरवल्स के बराबर है। तो इसमें हम पाते हैं कि साइज ऑफ इंटरवल्स 1 है, यानी हर एक डेटा के बीच में जो इंटरवल्स है वो 1 का है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक्स एक्सिस का वैल्यू कंटिन्यूअस असेंडिंग ऑर्डर में हो। इसे हम कंटिन्यूअस इसलिए रखते हैं क्योंकि हम कोई भी वैल्यू को इन 100 वैल्यू से मिस ना करें। हमारा वैल्यू 350 से 360 के बीच है। अब हम लोग कोई वैल्यू मिस ना करें, इसके लिए एक टेबल बनाते हैं ताकि ऑल वैल्यूज इंक्लूड रहें। आइए हम लोग टेबल बनाते हैं। इस टेबल में सबसे पहले हम सीरियल नंबर को रखते हैं, उसके बाद इंटरवल और फिर फ्रीक्वेंसी या काउंट। अब हम लोग सीरियल नंबर 1 से 10 तक ले जाते हैं। Intervals 350 to 351, similarly 351 to 352 and so on। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंट इफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो तरह का फॉर्मूला है, काउंट इफ और काउंट इफ एस। तो हम लोग यहाँ काउंट इफ एस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दो क्राइटेरिया को प्राप्त करना है। पहला, वैल्यू ग्रेटर देन 350 होना चाहिए और यह लेस देन 351 होना चाहिए। इसलिए हम लोग काउंट इफ एस यूज करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है काउंट इफ यस, और हम लोग इसके रेंज को देंगे हम लोग क्राइटेरिया प्रोवाइड करेंगे, डबल कोट ग्रेटर देन 350, क्लोज द डबल कोट। देन हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया को प्रोवाइड करेंगे जो कि सेम क्राइटेरिया होगा, इसमें वैल्यू होगा लेस देन 351। तो फिर से एक बार फॉर्मूला को समझ लेते हैं। काउंट इफ एस, पहला रेंज ग्रेटर देन 350, दूसरा रेंज और ग्रेटर देन 351, एंटर। तो अब हमारा ये वैल्यू आ गया। तो आइए इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला को
F4, F4, ये हमारा फ्रीज हो गया। सेकेंड रो के लिए भी क्राइटेरिया सेम रहेगा, बट इसका रेंज अलग होगा। थ्री 351, 352, इसमें 352, 353, ओके। मतलब 352 से 353 में 16 फ्रीक्वेंसीज आए हैं। इसी तरह से सबों को हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारा डेटा आ गया। अब हम इसे कंप्लीटली ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 100 डेटा भी आ गया। तो अब हमारे पास ये डेटा आ गया है। इंसर्ट, रिकमेंडेड चार्ट, ऑल चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम, ओके। तो चार्ट का नाम हम लोग रीनेमिंग कर लेते हैं। ओके, तो अब हम इसके स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, न्यू स्टाइल। और ये हमारा हिस्टोग्राम चार्ट आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें एक बात याद रखने वाली है कि हिस्टोग्राम वैल्यूज के बीच बिना गैप के बनाया जाता है, क्योंकि वैल्यूज कंटिन्यूअस होता है। तो ट्रेडिशनली बार्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। आइए बार के बीच के गैप को कम करें। इन बार्स को क्लिक करेंगे और यहाँ हमारा गैप विड्थ है, इसे कम कर लेंगे 0, या फिर इसमें हम 4% रखते हैं। तो ये हमारा वैल्यूज़ काफ़ी बेहतरीन आ गया है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट या हिस्टोग्राम बनता है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज कर सकते हैं इसके थ्रू, और प्रोसेस को एनालाइज करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यह एक यूनिमोडल हिस्टोग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि राइट साइड में काफ़ी सारा डाटा है जो कि 350 से ज़्यादा है, 350 से ज़्यादा है, और उसमें ही एक्शन रिक्वायर्ड है। तो इसमें हम चेंजेस करके, प्रोसेस को चेंज करके इसमें हम काफ़ी सुधार कर सकते हैं। और इस वाई एक्सिस को भी हम चेंज कर सकते हैं, मेजर 3 रखते हैं। तो इस तरह से हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। अगली बार फिर हम एक नए टूल के साथ आएंगे, जो कि 7QC टूल का अगला टूल होगा। तो आपसे ये अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ बेनिफिट्स हुआ हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।